बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नेचर एंड टाइप ऑफ मैनेजरल डिसीजंस। लेसन नंबर 16 में हमने राशनल डिसीजन मॉडल और उसके 8 स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग का मतलब दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करना। ये डेफिनेशन हम लेक्चर नंबर 6 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर आए हैं। स्टूडेंट्स, मैनेजर्स को बुनियादी तौर पर दो तरह के फ़ैसले करने होते हैं। आपने हमेशा याद रखना है कि कितनी टाइप्स हैं डिसीजन की। तो हमारे पास डिसीजन की दो टाइप्स होती हैं। पहले है प्रोग्राम्ड डिसीजन और सेकंड नंबर पर है नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम्ड डिसीजन वो फैसले होते हैं जो बार बार होते हैं, जो एक रूटीन में ही होते चले जाते हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट ये बहुत आसान होते हैं। इनके लिए पहले से ही प्री डिटरमाइन रूल होते हैं और कुछ पॉलिसियाँ मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट लाइब्रेरी से किताब लेता है। लाइब्रेरी की टीचर को पता है कि किताब कितने दिन के लिए देनी है और ये एक प्रोग्राम्ड फैसला है क्योंकि यूनिवर्सिटी की पॉलिसी या रूल में पहले से ही मौजूद है कि किताब 14 दिन के लिए इशू की जाती है। तो लाइब्रेरियन को बार बार हर स्टूडेंट के लिए ये सोचना नहीं पड़ता, वो सिर्फ असूल पर अमल करता है। तो स्टूडेंट, अब ये MCQ हिसाब से पूछा जाता है कि ये करता कौन है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि प्रोग्राम्ड डिसीजन फर्स्ट लाइन मैनेजर परफॉर्म करता है। ये दी बेस्ट MCQs है और बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि हु परफॉर्म द डिसीजन ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजन। तो वो कौन है? फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको ये हैंडआउट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, आप इन्हें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इट इज़ जैसे जैसे मैं वीडियो में हाईलाइट करती हूँ वैसे ही आपके हैंडआउट पर हाईलाइट होगा। इसके बाद स्टूडेंट, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। तो नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन कौन से हो सकते हैं? वो फैसले जो नए होते हैं या गैर मामूली, अनयूजुअल और कॉम्प्लेक्स मसाइल के लिए हल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको ऊपर यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी, तो यूनिवर्सिटी में अचानक से आग लग जाती है। अब आग लग जाने पर स्टूडेंट को कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए कोई पहले से तयशुदा कदम स्टेप बाय स्टेप मौजूद नहीं है। ये नॉन प्रोग्राम्ड फैसला है जिसके लिए कस्टम मेड सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, आपने इन दो टाइप्स को हमेशा याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट, प्रॉब्लम्स की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसीजन। तो हमने पढ़ना है कि हमारे पास बेसिकली हम इस बुक में दो टाइप्स पढ़ेंगे। पहली है वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और सेकंड है पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। जैसे कि नाम से ही जाहिर है वेल स्ट्रक्चर्ड, तो स्टूडेंट ये ऐसे मसाइल होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत फेमिलियर होते हैं और इजीली डिफाइन हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की अटेंडेंस अगर 75% से कम है तो ये एक डिफाइंड इशू है और इसका हल क्या होगा? इसके हल हमेशा प्रोग्राम्ड फैसला होता है। मसलन यूनिवर्सिटी का रूल है कि 70% से कम हाजिरी पर इम्तहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो स्टूडेंट, ये एक आम सा मसला है जो पेश आता है और इसके लिए हम पहले से ही प्रोग्राम डिसीजन बना कर रखते हैं। नंबर 2 है पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, ये मसाइल न्यू होते हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती और ये हमेशा अनकम्प्लीट होते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें अपने प्रोडक्ट को इसके मुताबिक बदलना है, तो ये एक एम्बिगिशियस मसला है। तो स्टूडेंट, इसका हल क्या हो सकता है हमारे पास? इसका हल हमेशा नॉन प्रोग्राम्ड फैसला होगा क्योंकि हमें पहले से तो नहीं पता था कि मार्केट में एक नया प्रोजेक्ट आ जाएगा या फिर एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जिस तरह से हमने ऊपर डिसीजंस की दो टाइप्स पढ़ी, इसी तरह हमने प्रॉब्लम्स की भी दो टाइप पढ़ी। एक तो स्ट्रक्चर्ड होती है जिसका हमें पहले से पता होता है, हम पहले से लाहे अमल तैयार रखते हैं, और दूसरी ऐसी जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हमें बहुत जल्दी जल्दी में एट अ टाइम
उसका हल सोचना पड़ता है। इसके बाद है स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है, अ नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन दैट इज यूनिक डिसीजन दैट रिक्वायर अ कस्टम मेड सोल्यूशन। तो ये एमसीक्यूज इस तरह से पूछा जाता है, विच डिसीजन रिक्वायर कस्टम मेड सोल्यूशन, तो वो कौन सा है, वो है हमारे पास नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। इसके बाद हम देखते हैं जनरल ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस। तो स्टूडेंट, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ये लोग, सीईओ, डायरेक्टर, ज़्यादातर पुअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हल करते हैं और नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगले 5 सालों में कंपनी को कहाँ होना चाहिए, तो स्टूडेंट इस तरह के जो मुश्किल फैसले होते हैं वो कौन करता है, वो आपने हमेशा याद रखने हैं, टॉप लाइन मैनेजर, जिन्हें हम सीईओ या डायरेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ लिखा भी हुआ है, एट द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डील विद पोअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। ये एमसीक्यू जिस तरह पूछा जा सकता है, एट विच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर डील विद पोअरली स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड यूजिंग नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन, तो वो कौन सा लेवल है, हायर लेवल। इसी तरह स्टूडेंट, लोअर लेवल पर क्या होता है, लोअर लेवल पर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और इसके लिए प्रोग्राम्ड डिसीजन के मेथड को यूज किया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने पढ़ना है अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी। स्टूडेंट, हमने रैशनल मॉडल पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में। तो स्टूडेंट, इसमें हमने कुछ अजम्पशंस पर काम किया था। बेसिकली रैशनैलिटी हमेशा अजम्पशन पर ही काम करता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि फैसला करने वाला मैनेजर मानता है कि तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर होनी चाहिए, इसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है कि गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, किसी एक सिंगल गोल को हासिल करना है, ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट, इसमें ये भी बयान किया जाता है कि अल्टरनेटिव और उनकी कॉन्सिक्वेंसेस मालूम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा अल्टरनेटिव चूज़ कर लें जिसका नतीजा हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा ना हो। इसके बाद स्टूडेंट, हम इसमें ये भी अज्यूम करते हैं कि प्रेफरेंसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, यानी कि तमाम तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हों। इसके बाद है कंसिस्टेंट प्रेफरेंसेस। तो स्टूडेंट, हमारी जितनी भी प्रेफरेंसेस हैं उनको कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। और इसके बाद है कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, जो जितना हम खर्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट पर, उस मंसूबे पर, वो भी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद है मैक्सिमम पे ऑफ। तो मैक्सिमम पे ऑफ में हमेशा वही फैसला करेगा जिससे तंजीम को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। जिस तरह हमने एफिशिएंसी का पढ़ा था कि लीस्ट इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, और इसके अंदर हमारा टाइम और बाकी जो कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी फुलफिल करता हो। बी पर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो रैशनल मॉडल होता है उसके फ्लॉज कौन से हैं। स्टूडेंट, इसके कुछ फ्लॉज हैं जो कि बहुत जेन्युइन हैं। सबसे पहले है कि मैनेजर के पास कभी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। स्टूडेंट, ये इम्पॉसिबल है कि मैनेजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, क्योंकि जो कंपनी होती है वो अप एंड डाउन करती है, इसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। ये नहीं हो सकता कि एक मैनेजर कंप्यूटर की तरह काम करे, क्योंकि इंसान और कंप्यूटर में फ़र्क है, और ना ही मैनेजर इतना इमोशनलेस हो सकता है। इसके बाद है बी पर हमारे पास क्या फ्लॉ है, इसमें है कि मैनेजर्स की वैल्यू और पर्सनैलिटी फैसलों पर असरअंदाज होती है। हम कुछ भी करके, जिस तरह मैंने अभी बताया कि मैनेजर एक इंसान है, कुछ भी करके हम उसकी पर्सनैलिटी और मैनेजर की वैल्यू को अपने फैसले पर असरअंदाज होने से नहीं रोक सकते। स्टूडेंट, ऊपर मैंने जो आपको हाईलाइट किया है उसमें बेसिकली एजम्पशंस ही बताया गया है। एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी कैन बी मीट इफ़ मैनेजर इज फेस्ड विद अ सिंपल प्रॉब्लम इन विच गोल्स आर क्लियर एंड अल्टरनेटिव एंड लिमिटेड। तो हमारी जो एजम्पशंस है ना वो तभी मीट कर सकती हैं कि प्रॉब्लम सिंपल हो, क्लियर हो, गोल भी क्लियर हो और अल्टरनेटिव भी लिमिटेड हो। इसके साथ साथ हमारा टाइम प्रेशर भी कम हो, हमारी कॉस्ट भी कम हो। इसके बाद फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव इज़ लो। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सपोर्ट करती हो, इनोवेशंस हो, रिस्क टेकिंग की इजाज़त देता हो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, और इसी वजह से ये आउटकम्स कॉन्क्रीट और डिज़ायरेबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा होना इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि कुछ भी 100% हम गेन नहीं कर सकते। इसके बाद स्टूडेंट, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। डिसीजन मेकिंग स्टाइल
हर मैनेजर का फैसला करने का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। बेसिकली स्टूडेंट, किसी भी मैनेजर का फैसला करने का स्टाइल दो चीज़ों पर, दो प्रोस्पेक्टिव पर लाई करता है। नंबर 1 है वे ऑफ थिंकिंग और नंबर 2 है हमारे पास टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी। वे ऑफ थिंकिंग में हम देखते हैं क्या वो राशनल है या फिर वो इनिशिएटिव है। राशनल मतलब क्या वो अक्ली बुनियादों पर फैसले करता है या फिर तख्लीकी या वजदानी। हम इंट्यूशंस हम कहते हैं वजदानी या फिर अपनी रूह से फैसले करने वाला, तो ये उसका स्टाइल हो सकता है। इसके बाद नंबर 2 पर जो हमारे पास स्टाइल है वो है टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी। तो इसमें सबसे पहले लो एम्बिग्यूटी सूरत हाल होनी चाहिए या फिर हाई एम्बिग्यूटी में काम कर सकता है। स्टूडेंट, एम्बिग्यूटी का मतलब है बहुत टफ किस्म की सिचुएशन, तो ये देखना पड़ता है कि वो किस तरह की सिचुएशन में काम कर सकता है। इसके बाद स्टूडेंट, 2 डायमेंशंस लेट टू बी 2 of 2 matrices with 4 different decision making style। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है 4 तरह के स्टाइल होते हैं डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट स्टाइल। ये लोग लो एम्बिग्यूटी पसंद करते हैं और सोच में राशनल होते हैं। मतलब ये एम्बिग्यूटी है कि हमारे फैसले में किसी तरह की रद्दो बदल किया जा सके या फिर कुछ भी एक्सचेंज किया जा सके। तो स्टूडेंट, ये वो लोग होते हैं, उनका डायरेक्ट स्टाइल होता है, वो राशनल थिंकिंग को बहुत प्योरिटी देते हैं और इसके साथ साथ वो एम्बिग्यूटी को टॉलरेट नहीं करते। इसके बाद है एनालिटिकल स्टाइल। एनालिटिकल स्टाइल ये बहुत हाई एम्बिग्यूटी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और वो अपनी थिंकिंग में राशनल होते हैं। स्टूडेंट, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगी। मिसाल के तौर पर एक तेज़ फैसला करते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देखते और फैक्ट्स पर बात करते हैं, जैसे एक आर्मी जर्नल। तो स्टूडेंट, आपने हमेशा याद रखना है डायरेक्टिव स्टाइल में आप इसे अगर याद रखना चाहते हैं तो आप इसे सोच सकते हैं कि जिस तरह एक आर्मी जर्नल है वो डायरेक्ट फैसला करता है, कोई भी ऑप्शंस नहीं देता। इसके बाद है एनालिटिकल स्टाइल। तो स्टूडेंट, आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ये फैसला करने से पहले बहुत ज़्यादा डेटा और अल्टरनेटिव का गहरा तजिया करते हैं, जैसे कि एक साइंसदान। तो साइंसदान हमारे पास एनालिटिकल स्टाइल में आता है और आर्मी ऑफिसर डायरेक्ट स्टाइल में। इसके बाद है कॉन्सेप्चुअल स्टाइल। तो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल हाई एम्बिग्यूटी बर्दाश्त कर लेते हैं और सोच में इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव मतलब कि ये किसी भी चीज़ की एक बिग पिक्चर देखते हैं, मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, लॉन्ग टर्म और बहुत क्रिएटिव ऑप्शन पर गौर करते हैं, जैसे कि एक कंपनी का सीईओ जो 10 साल का प्लान बना सकता है। तो स्टूडेंट, जो कंसेप्चुअल होता है वो बहुत उसकी लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं और इसके साथ साथ स्टूडेंट वो हाई एम्बिग्यूटी को भी टॉलरेट कर सकता है। इसके बाद नंबर डी पर है हमारे पास बिहेवियरल स्टाइल। तो स्टूडेंट, ये लो एम्बिग्यूटी को पसंद करते हैं और सोच में इंट्यूटिव होते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, ये लोगों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ये ग्रुप्स मीटिंग को पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको एक साथ लेकर चलें और कन्फ्लिक्ट से बचें, जैसे कि एचआर मैनेजर या फिर टीम लीडर। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसे बहुत अच्छे तरीके से रिमेंबर करना चाहते हैं और इनके दरमियान फ़र्क को देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टिव को, जिस तरह मैंने बताया, आर्मी स्टाइल के तरीके से देख सकते हैं। एनालिटिक को आप साइंटिस्ट के एग्जाम्पल के साथ याद रख सकते हैं। कंसेप्चुअल को आप एक सीईओ की तरह देख सकते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म फैसले करता है कॉन्सेप्ट्स के बेस पर। इसके बाद है बिहेवियरल, जिसका बिहेव बहुत अच्छा होता है, जैसे कि हमारा एचआर मैनेजर। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इस लेक्चर के बहुत अहम नोट्स, जिसके अंदर इसकी 2 टाइप्स हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं प्रॉब्लम्स की। इसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम की डिसीजन के 2 टाइप्स पढ़ी हैं, ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट डिसीजन मेकिंग के स्टाइल, ये तो एग्जामिनर के दी मोस्ट फेवरेट होते हैं और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो अक्सर आपसे पूछा जाता है। पूछा इस तरह जाता है कि आपको कॉलम बना दिए जाते हैं जिसके अंदर इन तीनों चारों में से एक एक पॉइंट को उठा के दे दिया जाता है एग्जाम्पल्स में, जैसे मैंने आपको साइंटिस्ट की दी, आर्मी की दी, और उसके आगे रैंडमली गलत कॉलम में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर इसका आंसर हमारे पास नंबर 2 का आंसर अगर कंसेप्चुअल है तो उसको नंबर 1 पर लिख दिया जाएगा। अगर नंबर 1 का आंसर हमारे पास एनालिटिकल है वो 3 पर लिख दिया जाएगा और हमें जो कॉलम नंबर सी होगा यहाँ पर हमें करेक्ट को लिखना होता है। तो स्टूडेंट, ये आपकी
एग्ज़ाम में ये स्टाइल बहुत यूज़ किया जाता है। आई होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप इस हैंड आउट को एटलीस्ट एक बार स्टडी भी करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।